नमस्कार विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल लकी एजुकेशन में आपका स्वागत है। हमारा सब्जेक्ट संस्कृत चल रहा था। इसमें जो चल रही थी संधियाँ। संधि हमारा मेन टॉपिक था, जिसमें हमने 3 प्रकार की संधियाँ पढ़ी। 3 प्रकार की संधियों में हमने स्वर, व्यंजन और विसर्ग के बारे में जाना। तो स्वर संधि हमने कंप्लीट कर ली, जिसके हमने 8 भेद पढ़े थे। इसके पश्चात हमने दूसरी संधि स्टार्ट की थी, वो थी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में भी हमने लगभग 5 भेद कंप्लीट कर लिए, और वैसे हमारे जो कोर्स में हैं वो 3 ही भेद हैं। उसके अलावा हमने जो 3 भेद और करवाए हैं वो हमारे कोर्स से ही संबंधित हैं, इसीलिए वो करवाना अनिवार्य है। क्योंकि 2 संधियां तो ऐसी हैं जो विसर्ग संधि से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि विसर्ग संधि तभी समझ में आती है जब हमें वो 2 संधियां समझ में आ जाती हैं। तो पिछले वीडियो में हमने ष्टुत्व और ष्टुत्व ये दोनों संधियां करवाई थी, जिसमें मूर्धन्य सा और दंते सा के बारे में बताया था, वो षटुत्व संधि थी। और जो सचुत्व संधि थी उसमें हमने तालव्य सा और दंते सा के बारे में बताया था, यानी कि दंत्य वर्ण तालव्य वर्णों में चेंज हो जाते हैं और दंत्य वर्ण ही मूर्धन्य में चेंज हो जाते हैं, वो षटुत्व होती है। और जिसमें दंत्य वर्ण तालव्य वर्णों में चेंज हो जाते हैं वो सचुत्व संधि होती है। इस प्रकार से हमने व्यंजन संधि के ये जो 2 भेद थे वो अलग से पढ़े थे। इसका जो हम तीसरा भेद पढ़ेंगे वो है हमारी चर्त्व संधि। चर्त्व संधि का सूत्र है खरीचय। खरीचय सूत्र का मतलब होता है कि खर प्रत्याहार यदि बाद में आए, किसके पश्चात, झलों के बाद। जल प्रत्याहार के वर्ण मैंने आपको पहले भी बता दिया है। ये झल प्रत्याहार तभी से आ रहा है जब हम जसत्व संधि पढ़ते आ रहे हैं। जसत्व संधि में तीनों में ही झल प्रत्याहार आता है, तीनों सूत्रों में ही। तो देखिए, ये झल प्रत्याहार के बाद यदि खर प्रत्याहार के वर्ण आए तो झलों के स्थान पर चर आदेश हो जाता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि झल प्रत्याहार के वर्ण का मतलब होता है कि यावा राला को छोड़ करके, यानी कि अंतस्थ व्यंजनों को छोड़ करके समस्त व्यंजन वर्ण आते हैं। और जो खर प्रत्याहार के जो वर्ण हैं उसमें केवल 2 ही वर्ण आते हैं, यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आता है। तो देखिए, ये प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण और तीनों सा, इस प्रकार से हमारे खर प्रत्याहार के वर्ण होते हैं। तो हम इसकी परिभाषा को दोबारा से देखेंगे कि झल प्रत्याहार में से कोई सा भी वर्ण आए और उसके पश्चात खर प्रत्याहार के वर्ण आए, यानी कि किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण में से कोई भी वर्ण और सा में से भी कोई सा भी सा, इनमें से कोई सा भी वर्ण आए तो झल के स्थान पर चेंज होगा, पहले वाले वर्ण के स्थान पर चेंज होगा। तो झल प्रत्याहार के वर्णों के स्थान पर चर आदेश हो जाता है। चर का मतलब होता है जो खप, चटत, चट, तब, कपय, सस, सर, यानी कि पहला वर्ण और सा ये चेंज हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं चर प्रत्याहार। चर प्रत्याहार में देख लीजिए, पहला वर्ण आता है, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण और तीनों सा। इस प्रकार से ये जो है हमारी ये जो चर है प्रत्याहार, इसके वर्ण होते हैं। तो दोबारा से देख लीजिए, इसका उदाहरण सत्कार। इससे हमें बिल्कुल पता चल रहा है कि यहाँ दोनों ही वर्ण एक ही कैटेगरी के होते हैं, अर्थात प्रत्येक जो इसके जो बीच में जो वर्ण एक साथ दिए हुए होंगे वो जोड़े से होंगे और दोनों ही वर्ण पहले ही होंगे, चाहे वो किसी भी ग्रुप के हों वो पहले ही होंगे। तो देखिए, ये ता भी पहला ही है, त वर्ग का पहला है, और का भी पहला है, क वर्ग का पहला वर्ण है। तो जब हमने इसका संधि विच्छेद किया तो देखिए, हम सत शब्द नहीं पढ़ते, सद पढ़ते हैं, सद प्लस कार। सद जो शब्द है वो मूल शब्द है, तो सद के स्थान पर जो दा है वो किस वर्ण का है, झल प्रत्याहार का है। झल प्रत्याहार में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ये सभी वर्ण आते हैं, तो ये दा जो है वो तीसरा वर्ण है। तो ये झल प्रत्याहार का वर्ण हो गया। अब ये कह रहा है कि चर्त में बदलना है इसको, तो चर्त में कौन सा वर्ण आता है, इसी वर्ग का पहला वर्ण हो जाता है। तो देखिए, त वर्ग का तीसरा वर्ण ता होता है और दा का पहला वर्ण होता है ता।
और बाद वाला जो हमारा दिया हुआ है खर प्रत्याहार का वर्ण यानी कि पहला या दूसरा। तो देखिए ये पहला वर्ण है, ये ज्यों का त्यों रहेगा। बहुत ही सिंपल सी संधि है, इसमें कुछ भी समझने के लिए ज़्यादा कोई आपको कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, यानी कि पहला प्लस यहाँ आएगा तीसरा प्लस पहला, तो इस पहले वाले तीसरे वाले को हमें पहले में चेंज कर देना है। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। तो इसका उदाहरण सत्कार, सद प्लस कार। दूसरा उदाहरण है विपत काल, विपद प्लस काल। तो ये जो दा है वो भी झल प्रत्याहार का वर्ण है और इसे हमने ता में बदल दिया और ये हमारा बन गया विपत काल। अगला है हमारा इसी का उदाहरण ककुप प्रांत, ककुप प्रांत। ये पा है, आधा पा, तो ये भी पहला वर्ण है। तो ककुभ प्लस प्रांत इसका संधि विच्छेद होगा। ककुभ, तो भा के स्थान पर ये जो भा है वो किस वर्ग का है, ये हमें अच्छे से आना चाहिए। वर्णमाला मैंने आपको करवाई थी, तो उस वर्णमाला में आप जा कर के देख सकते हो। ये जो है पा, ये पा वर्ग का होता है भा, चौथा वर्ण। तो ये भी किसका है, ये भी हमारा झल प्रत्याहार का वर्ण है, जिसे कि हमने चर में बदल दिया। तो इस प्रकार से जो होता है ककुभ प्लस प्रांत, तो भा के स्थान पर पा में बदल दिया, भा को हमने पा में बदला और हमारा बन गया ककुप प्रांत। इस प्रकार से हमारे ये 3 उदाहरण हुए। चौथा उदाहरण है हमारा उत्पन्न। उत्पन्न, तो जो उत्पन्न जो शब्द है वो उद शब्द होता है मूल और उसके पश्चात लिखा हमने पन्न, तो उद के दा के स्थान पर हमने चेंज कर दिया ता और हमारा बन गया उत्पन्न शब्द। तो आगे देखिए एक बार इसकी परिभाषा। चर्तु संधि का सूत्र है खरीचय, बहुत ही छोटा सा है। खरीचय यानी कि झल प्रत्याहार के बाद यदि खर प्रत्याहार के वर्ण आए तो झलों के स्थान पर चर आदेश हो जाता है। चर का मतलब होता है प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण। तो देखिए इसमें हमने खर प्रत्याहार के वर्णों के बारे में बताया। खर प्रत्याहार के वर्ण होते हैं पहला, दूसरा वर्ण और सा सा सात, यानी कि तीनों सा। इसके पश्चात हमने पढ़ा झल प्रत्याहार के वर्ण, जो हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। या वाराला को छोड़ करके प्रत्येक व्यंजन वर्ण, और उसके पश्चात हमने चर प्रत्याहार के वर्ण पढ़े। चर प्रत्याहार के वर्णों में पढ़े हमने प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण और सा, तीनों सा। अब हमने उदाहरण पढ़े सत्कार। सत्कार का संधि विच्छेद होगा सद प्लस कार, जिसमें दा को हमने ता में चेंज कर दिया। अगला है हमारा विपत काल। विपद प्लस काल, तो दा को भी हमने यहाँ चर में चेंज किया, जो कि हो गया ता। अगला है ककुप प्रांत। ककुप प्रांत का जो संधि विच्छेद किया वो कक्को भू प्लस प्रांत किया और भा को हमने उसी के वर्ग के पहले वर्ण में चेंज कर दिया और वो हो गया हमारा ककुप प्रांत। अगला है उत्पन्न। उत्पन्न में उद प्लस पन्न है और ये दा को हमने ता में चेंज कर दिया और हमारा बन गया उत्पन्न। तो देखिए बच्चों, यहाँ तक हमारी जो व्यंजन संधि थी वो कंप्लीट हो जाती है पूरी, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ी थी अनुस्वार, जिसका सूत्र था मो अनुस्वार। दूसरी संधि पढ़ी थी हमने जसत्व, जिसमें हमने 3 सूत्र पढ़े थे, झलाम जशो अंते, झलाम जस जसी, और तीसरा सूत्र था जयो हो अन्य तरस्याम। इसके पश्चात हमने तीसरी संधि व्यंजन संधि की पढ़ी थी पर सवर्ण संधि। पर सवर्ण संधि में भी हमने 3 सूत्र पढ़े थे, अनुस्वार से यही पर सवर्ण और प्रत्यय भाषायाम नित्यम, और एक और सूत्र पढ़ा था। इस प्रकार से हमने इसमें 3 सूत्र इसके पढ़े थे और इसके पश्चात हमने इसके जो 3 और अन्य संधियां जो इसी से रिलेटेड हैं वो पढ़ी। पहली थी सटुत्व, उसके बाद थी सचुत्व, जिसके कि सूत्र से ही पता चलता है इस्तो इष्टु नाष्टु, जिससे संधि का भी नाम पता चलता है, और संधि विच्छेद उसी से ही हो जाता है। सकार तवर्ग के बाद यदि शकार टवर्ग आए तो तवर्ग के स्थान पर टवर्ग हो जाता है। बहुत ही सिंपल सी है। और ऐसे ही हमने सचुत्व संधि पढ़ी थी, जिसमें हमने पढ़ा था सकार तवर्ग के वर्णों के स्थान पर शकार चवर्ग हो जाता है। और इसके पश्चात हमने
तीसरी संधि पड़ी चर्त्व संधि, जिसका सूत्र था खरीचय। और यहाँ इस प्रकार से हमारी ये व्यंजन संधि यहीं समाप्त होती है। और अगली संधि जो हमारी शुरू होती है वो है हमारी विसर्ग संधि। अगली संधि थी विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि की जो हमारी परिभाषा है वो है कि विसर्ग के स्थान पर कोई भी परिवर्तन हो जाता है, कोई भी वर्ण आ सकता है, स्वर भी आ सकता है और व्यंजन वर्ण भी आ सकता है, तो उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। यानी कि विसर्ग के स्थान पर किसी अन्य वर्ण का आ जाना ही विसर्ग संधि कहलाता है। अर्थात विसर्ग किसी अन्य वर्ण के स्थान पर विसर्ग आ जाना वो भी विसर्ग संधि की ही परिभाषा के अंतर्गत आता है। तो देखिए, हमने विसर्ग संधि की जो परिभाषा लिखाई है वो है जब विसर्ग के स्थान पर कोई भी परिवर्तन होता है अथवा कोई अन्य वर्ण वहाँ आता है तो वह विसर्ग संधि कहलाती है। तो देखिए, इस विसर्ग संधि का जो हमने उदाहरण पढ़ा है वो है निर्वल। निर्वल, निहि प्लस वल। तो बहुत ही सिंपल संधि होती है ये विसर्ग संधि, और इसमें से कभी 2 उदाहरण आते हैं तो कभी 1 उदाहरण आता है। आता जरूर है 1 नंबर की या 2 नंबर की, बिल्कुल आती है एग्जाम में। तो देखिए, निर्वल जो शब्द है, देखिए इसी से हम समझेंगे कि ये निहि प्लस वल हो रहा है, तो नी के बाद क्या लगा हुआ है? विसर्ग। अब इस विसर्ग के स्थान पर किस में परिवर्तन हो रहा है? जो विसर्ग है वो किस में चेंज हो रहा है? रा में चेंज हो रहा है। यानी कि निर्वल, जो ये रा है वो विसर्ग के स्थान पर आया। तो यहाँ तो आया हमारा व्यंजन वर्ण, कहीं स्वर वर्ण भी आता है। तो इस प्रकार से ये जो हमारी विसर्ग संधि है इसमें इस प्रकार से चेंज होते हैं। तो विसर्ग संधि के जो भेद हैं वो देखिए, वो है उत्त विसर्ग संधि, सत्त विसर्ग संधि, रुत्त विसर्ग संधि और लोप विसर्ग संधि। ये चारों ही संधियां हमारे कोर्स में दी हुई हैं। उत्त विसर्ग संधि, उत्व के नाम से ही पता चल रहा है, उत्त विसर्ग संधि के नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि विसर्ग के स्थान पर उ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उ। विसर्ग के स्थान पर उ हो जाता है, वही उत्त विसर्ग संधि होती है। और विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है, वो सत्त विसर्ग संधि होती है। और विसर्ग के स्थान पर रा आदेश हो जाता है, वो रुत्त विसर्ग संधि होती है। और जहाँ विसर्ग का लोप हो जाता है, अर्थात विसर्ग की जो भूमिका है वो खत्म हो जाती है, जब पूर्व जो पद बनाते हैं वो हमारी वहाँ लोप विसर्ग संधि होती है। तो इस प्रकार से हम ये चारों संधियों का अध्ययन करेंगे, उत्त विसर्ग, सत्त विसर्ग, रुत्त विसर्ग और लोप विसर्ग। तो हमारी विसर्ग संधि की सबसे पहली संधि है उत्त विसर्ग संधि। उत्त विसर्ग संधि का जो सूत्र है वो है अतो रोर प्लुताद अप्लुते। अतो रोर प्लुताद अप्लुते, यानी कि अत के पश्चात यदि रोर यानी कि विसर्ग आए और उसके पश्चात कोई भी स्वर वर्ण आए, या ह्रस्व स्वर के पश्चात यदि कोई ह्रस्व स्वर के पश्चात विसर्ग आए और उसके पश्चात भी कोई ह्रस्व स्वर ही आए, तो वहाँ पर विसर्ग के स्थान पर उ आदेश हो जाता है। विसर्ग के स्थान पर उ आदेश हो जाता है और वो हमारी होती है उत्त विसर्ग संधि। और जो उ है वो जो आद गुणे सूत्र हमने गुण संधि का पढ़ा था वो ओत्व हो जाता है, उसका ओत्व हो जाता है। देखिए, हमने गुण संधि में जो पढ़ा था वो आ प्लस उ बराबर उ हो रहा है। तो देखिए, यहाँ भी बिल्कुल सिंपल सी बात है कि आ के बाद विसर्ग आया और विसर्ग के बाद विसर्ग के स्थान पर अतोरोर प्लुता दे प्लुते से उ हो गया। उ का हमने क्या बना दिया? ए प्लस उ बराबर ओ। और ये जो आ है ये हमारा, पीछे जाइए पूर्व रूप संधि के अकॉर्डिंग, तो जो पूर्व रूप जो संधि के अनुसार जो आ है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? अवग्रह में परिवर्तित हो जाएगा। और हमारा इस प्रकार से देखिए, एक उदाहरण हम यहाँ देखते हैं इसका। को अपी का जो संधि विच्छेद होगा वो किम शब्द के रूप जो पुल्लिंग में चलता है, कह कऊ के। तो देखिए, कह प्लस अपी, ये जो
अवग्रह का जो चिन्ह है वो आ में बदल जाएगा और यहाँ हो जाएगा कह प्लस अपि। तो देखिए अपि का जो आ है वो हमने आ को ज्यों का त्यों छोड़ा। अब देखिए का के बाद जो विसर्ग है उसको हमने किस में बदल दिया, ऊ में बदल दिया। अब जब विसर्ग को हमने ऊ में चेंज कर दिया तो देखिए ये जो आद गुणे सूत्र है उससे हमने ए प्लस ऊ बराबर ओ यानी कि ओत्व आदेश हो गया। और देखिए जब ओत्व आदेश हो गया तो हमारा बन गया को प्लस अपि। अब हमने पढ़ा था अगला सूत्र पूर्व रूप संधि का एंग पदांतादति। यदि एंग प्रत्याहार के बाद अत आए तो अत के आ को क्या हो जाता है, अवग्रह पूर्व रूप आदेश हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो हमारी उत विसर्ग संधि है इसको हम बहुत ही अच्छे से लिखा करके करवाएंगे इसकी परिभाषा को। तो देखिए ये जो को है और ये जो आ है को के बाद ये हमने पूर्व रूप में बदल दिया यानी कि इसका अवग्रह चिन्ह बना दिया और हमारा इस प्रकार से को अपि रूप सिद्ध हुआ। विसर्ग संधि की परिभाषा देख लीजिए, जब विसर्ग के स्थान पर कोई भी परिवर्तन आए, चाहे वो स्वर आए चाहे व्यंजन आए, उस परिवर्तन को ही हम विसर्ग संधि कहते हैं। उदाहरण में हमने पढ़ा है निर्वल निहि प्लस वल, तो यहाँ विसर्ग के स्थान पर रा आदेश हो रहा है। तो इसके हमने भेद पढ़े। भेद इसके 4 हैं जो चारों ही हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं, उत्व, सत्व, ऋत्व और लोप। उत्व में विसर्ग के स्थान पर उ हो जाएगा, सत्व में विसर्ग के स्थान पर सा हो जाएगा, ऋत्व में विसर्ग के स्थान पर रा हो जाएगा और लोप विसर्ग में विसर्ग का लोप हो जाएगा और ज्यों का त्यों शब्द को लिख दिया जाएगा। तो हमारी पहली संधि थी उत्व विसर्ग संधि। इसका सूत्र है अतो रोर प्लुताद एप्लुते, यानी कि अत के पश्चात कोई विसर्ग आए और विसर्ग के पश्चात कोई भी आ आए यानी कि ह्रस्व वर्ण आए तो विसर्ग के स्थान पर उ आदेश हो जाएगा और उ आद गुण है सूत्र से उ को ओत्व हो जाएगा और पूर्व रूप संधि का जो सूत्र है एंग पदांतादति वो आ के स्थान पर अवग्रह में चेंज हो जाएगा। इस प्रकार से हमारी ये उत्व विसर्ग संधि है। इसकी हम परिभाषा और इसके जितने भी उदाहरण हैं वो अगली वीडियो में दिखाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।